वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। हमने यहाँ पे ओनली प्रोटीन लिखा है। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। तो आपको इन सभी एमसीक्यू को फोकस करना है और इसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर की। इससे पहले भी हमने 4 चैप्टर बना के अपलोड कर दिए हैं। होपफुली आपने देखे होंगे वो चारों चैप्टर्स। अगर नहीं देखे हैं तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ जाइए और देखिए। जो बचे हुए 3 यूनिट हैं उनके ऊपर भी जल्द ही वीडियो आ जाएगा। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं प्रोटीन चैप्टर का, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ज्विटर आयन, स्ट्रक्चर एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में डिस्कशन होता है कि बेसिक अमीनो एसिड है, एसिडिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, या फिर ऐसे अमीनो एसिड जिसमें 2 अमीनो ग्रुप हो। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो क्लासिफिकेशन पार्ट से होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन्स के होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। मेन क्वेश्चंस इस पार्ट से ज़्यादा बनते हैं जो मैंने अभी भी आपको बताए। उसके बाद डिटर्मिनेशन जो किया जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, पेप्टाइड्स का, एन टर्मिनल का या सी टर्मिनल का, वहाँ से भी 5-7 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने इस स्लाइड में डिस्कशन किए हैं। उसके बाद जो मैकेनिज्म है एंजाइम्स का, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन, इस पे भी हमने 8-10 या फिर इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की जर्नी को। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि प्रोटीन्स के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आपको क्या ये पता है कि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड को जब हम एक दूसरे अमीनो एसिड से लिंक करते चलते हैं तो उसकी जो सिंथेसिस होती है, जो रिएक्शन आगे बढ़ता है, उससे जो हमें रिजल्टेंट मिलता है प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो पहली लाइन जो है वो करेक्ट है, ट्रू है अबाउट प्रोटीन्स। सेकंड ऑप्शन है, प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स। तो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी की स्किन के लिए, दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए, जो इसकी डेवलपमेंट होती है, इन सब के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है सेकंड, ये भी करेक्ट है, ये भी प्रोटीन्स के बारे में सही लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन है, प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यूज। तो इस ऑप्शन में बोला गया है कि प्रोटीन वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के काफ़ी सारे बॉडी टिश्यूज़ को बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं और उसे मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो जो तीनों ही ऑप्शंस हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। प्रोटीन के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखा है। तो जो सिंपल है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल पॉइंट्स आर वैलिड विद इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के लिए जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये सारे करेक्ट हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से कोई एक काम ऐसा है जो प्रोटीन नहीं करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। तो आपको पता होगा, जब हम जो भी हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो वर्क करते हैं, जिसकी वजह से खाना पचता है या डाइजेस्ट होता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से ही एंजाइम्स बनते हैं। तो ये भी बात प्रोटीन्स के लिए बिल्कुल सही है। तो ये उसके फंक्शन का ही पार्ट है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद है कैरियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सॉरी, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपने ये वर्ड पहले सुना होगा अगर आपने डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ा है। तो जो ये काम होता है कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरीज करने का जो काम होता है वो डीएनए का होता है, ना कि प्रोटीन्स का होता है। डीएनए और प्रोटीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो ये सेकंड ऑप्शन है ये इसके लिए सही नहीं है। अब क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन टिक करना है, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर यहीं पे निकल के आता है, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि प्रोटीन का काम नहीं है। अच्छा, जो ऑप्शन सी और डी है, फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस और हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये दोनों काम भी प्रोटीन के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता पेपर में क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लिया जाए। तो फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि डीएनए का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स को लेके
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वही होगा इसका करेक्ट आंसर, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स? प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो बिल्कुल गलत है ये, जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्लूकोज के पॉलीमर्स नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, जो प्रोटीन्स होते हैं आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ व्हाट? अल्फा अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो एसिड्स, गामा अमीनो एसिड्स और डेल्टा अमीनो एसिड्स। तो इसका आंसर होगा अल्फा अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से ही बनते हैं, किसी और अमीनो एसिड से नहीं बनते। ठीक है, ये होता है अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा का मतलब होता है अल्फा इन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। ये COH ग्रुप लगा हुआ है, तो इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। अब क्योंकि ये अमीनो एसिड्स है तो इसे बोला जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव डैश कॉन्फ़िगरेशन? डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन, डी एल और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए, जो नेचुरली अकरिंग जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, नेचुरली अकरिंग नहीं होते। ठीक है, नीचे आपके पास दो स्ट्रक्चर है, एक है एल अमीनो एसिड्स और एक है डी अमीनो एसिड्स। तो जो एल अमीनो एसिड्स है ये नेचर में पाया जाता है या अपने आप बनता है बॉडी में या फिर कहीं भी पाया जाता है, और जो डी अमीनो एसिड होता है ये नेचर में नहीं होता, इसे हम सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर? तो आपको बता दूं, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज किया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय? तो 3D स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और NMR, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NMR भी कहते हैं, ये दो स्टडीज यूज की जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये दोनों इसके आंसर है। अब क्योंकि ऑप्शन डी है उसमें लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, which means option B or C both are answer of this question. अगला क्वेश्चन है, which of the following cell organelles is involved in the process of protein synthesis? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जोलॉजी के बच्चे हैं उनको तो ये क्वेश्चन पहले से ही आता होगा। राइबोसोम जो होता है वो होता है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व, राइट? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम, जो हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स was first sequenced by फ्रेडरिक सेंगर? तो सेंगर ने सबसे पहले इंसुलिन को सीक्वेंस्ड किया था, मतलब इसके अंदर जो जो अमीनो एसिड्स हैं उनका पता लगाया था कि इसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, उसको बोलते हैं हम सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो इंसुलिन वो फर्स्ट प्रोटीन है जिसका फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने सीक्वेंस्ड पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर हाई इन प्रोटीन कंटेंट? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है गोफू, टोफू एंड एग्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए सभी में प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, कंटेंट हाई होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिल्क, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, वेट लॉस, मसल फैटिग, लॉस इन मसल स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोटीन कौन सी डेफिशिएंसी होती है अगर डिसऑर्डर हो जाए प्रोटीन में? तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स हो सकती है प्रोटीन की कमी की वजह से। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड इज कॉल्ड? तो आपको पता है दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके बीच में CONH का एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का उसके लिए पेप्टाइड बॉन्ड ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। जो इसके सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए कोवलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता या पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रोल प्ले करता है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके लिए पेप्टाइड बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो बॉन्ड बिटवीन दो अमीनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। मैं आपको एक पिक्चर से भी दिखा देता हूँ ये चीज़ें। ये देखिए, ये एक अमीनो एसिड्स है, इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बना तो OH और H ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि एक से ज़्यादा पेप्टाइड है। ठीक है, तो ये दोनों पेप्टाइड आपस में कनेक्ट हो गए, तो एक का CO और दूसरे का NH, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस CONH बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड्स? तो 5 पेप्टाइड एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं पेंटापेप्टाइड। उसमें ऑब्वियसली n-1 बॉन्ड होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए हेप्टा में कितने होंगे, या फिर 6 अमीनो एसिड है, 7 अमीनो एसिड आपस में जॉइंट है, कितने बॉन्ड होंगे, तो बेसिकली आपको n-1 फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि ये पेंटापेप्टाइड है, 5 पेप्टाइड है, तो उसमें से एक कम कर देंगे तो 4 आंसर आएगा। तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द 3D शेप ऑफ प्रोटीन? तो 3D शेप ऑफ प्रोटीन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी द अमीनो एसिड सीक्वेंस, ऑप्शन सी इंटरेक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड्स, और इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूलर चेपरोन्स। तो इसका आंसर होगा अमीनो एसिड सीक्वेंस। अमीनो एसिड ही डिसाइड करता है कि उसका शेप किस टाइप का होगा। इसका ऑप्शन होगा, आपका जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, द अमीनो एसिड सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स? तो मैं आपको बता दूं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या होता है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर नहीं सकती। नॉन इसेंशियल होते हैं जिसे हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है, तो इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, थ्रियोनिन, ग्लूटामिन, फिनाइल एलानिन और वेलिन। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है ग्लूटामिन, तो ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में काउंट होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा रेफरेंस के लिए नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है? ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन और वेलिन। आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है इनएक्टिव कौन सा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो जो ग्लाइसिन होता है वो सबसे बेसिक अमीनो एसिड होता है। इसके अलावा जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। नहीं, इस केस में एसिमेट्रिक नहीं है, जो जितने इसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन के ऊपर जो 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो चारों डिफरेंट है। अब क्योंकि इस कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं वो सेम है, इसलिए एसिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिकल ग्रुप्स अटैच है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक इन नेचर? इसके लिए आपको जितने भी 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर से जरूर 2-3 क्वेश्चन आएंगे, लाइक कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है। तो आपको थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन पार्ट पे ध्यान देना चाहिए, वहां से कई क्वेश्चन मैंने स्लाइड में डाले हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, इनमें कुछ डिफिकल्टी या फिर इजी वाला लेवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक इन नेचर? मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन और हिस्टिडीन। तो जो हिस्टिडीन होता है वो बेसिक एरोमेटिक ग्रुप इसमें लगा रहता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक होता है नेचर में। आंसर इज हिस्टिडीन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड विद द फॉर्मूला दिस। अब ये फिर से स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है ग्लूटामिक एसिड का है, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड? इन 4 में से कौन सा है जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी लाइसिन, ऑप्शन सी आर्जिनिन और ऑप्शन डी हिस्टिडीन। तो ये जो तीनों लास्ट वाले हैं ये तीनों ही बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, इसके अंदर NH3 NH2 ग्रुप लगे रहते हैं जिसपे प्लस चार्ज होता है, तो ये न्यूट्रल नहीं होते। ग्लाइसिन ही एक जो न्यूट्रल होता है, तो इसका आंसर होगा ग्लाइसिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टीन इज एन डैश अमीनो एसिड? एसिडिक, इसेंशियल, एरोमेटिक और सल्फर कंटेनिंग। तो सिस्टीन अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, तो ये है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये बेसिक यूनिट होता है कि किसी भी अमीनो एसिड का जिसमें एक NH2 लगा हो, CH लगा हो और कार्बन से अटैच हो दोनों,
और इस कार्बन के साथ CH2SH जुड़ा होता है, तो इसको इसको बोलते हैं हम सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर शोन बिलो इज, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? साइड चेन ऑफ हिस्टिडीन, साइड चेन ऑफ ट्रिप्टोफेन, साइड चेन ऑफ प्रोलीन और प्रोलीन। तो ये सिंपली प्रोलीन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर भी आपको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर से चौथा पांचवा क्वेश्चन है हमारी स्लाइड में। स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स कंटेन ओनली वन अमीनो ग्रुप, किसमें केवल एक अमीनो ग्रुप होता है? तो देखिए एक अमीनो ग्रुप तो लगभग लगभग क्या सभी अमीनो एसिड में होता है। अमीनो एसिड ही नहीं कहलाएगा जब तक उसमें एक अमीनो ग्रुप ना हो। तो आपको ये देखना है कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप हो। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है ल्यूसीन, उसी में केवल एक अमीनो ग्रुप होता है, बाकी में नहीं होता, बाकी में दो या दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ल्यूसीन, ऑप्शन ए। आपके रेफरेंस के लिए मैंने पिक्चर्स डाले हैं, आप सामने देख सकते हैं। जैसे ये वाला देखिए लाइसिन, इसके अंदर एक NH3 ये रहा और एक NH3 ये रहा। ठीक है, हिस्टिडीन देखिए इसमें दो NH यहीं लगे हुए हैं और एक NH ग्रुप ये लगा हुआ है। आर्जिनिन में एक NH3 ये रहा, एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा। ठीक है, तो ल्यूसीन ही ऐसा है जिसमें सिंगल, इन चार ऑप्शन में से, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं लेकिन इन चार में से केवल ल्यूसीन ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन एक्वस सोल्यूशन अमीनो एसिड गिव राइज टू ए डाइपोलर आयन नोन एज। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है 12th क्लास का, कि एक्वस सॉल्यूशन में अमीनो एसिड्स को जब हम डालते हैं तो डाइपोलर आयन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन कहते हैं। ठीक है, ज्यूटर आयन का मतलब होता है एक ही कंपाउंड है जो उसके ऊपर डबल चार्ज होना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज का एक साथ होने को हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। ठीक है, ऑप्शन बी ज्यूटर आयन। ये होता है ज्यूटर आयन जिसमें हमारे केवल इसी जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसके ऊपर NH3 के ऊपर प्लस चार्ज है और CO नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एक ही उसमें दोनों नेगेटिव चार्ज अगर होते हैं तो उसे हम ज्यूटर आयन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डैश इज द pH एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डाइपोलर आयन इज एट इट्स मैक्सिमम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर इक्वल। तो बेसिकली एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जहां पे ये जो डेफिनेशन है ये फिट बैठती है, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन और कैटायन इक्वल होते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगला क्वेश्चन है एन अमीनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन बिहेव्स एज। तो एक अमीनो एसिड एसिडिक सॉल्यूशन में किस तरह से बिहेव करता है? तो जो इसका आंसर होगा वो बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए कैटायंस। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में वो एज ए कैटायन बिहेव करता है। आपके रेफरेंस के लिए हमने नीचे रिएक्शन दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड्स। अब क्योंकि देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है, तो वो ऑब्वियसली किसी की तरफ भी मूव नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत, देखा जाए तो बहुत बेकार क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है हम बहुत हल्के क्वेश्चन को हल्के में लेते हैं और हमसे वो गलती हो जाती है। ठीक है, अब मूव करेगा तो हमें ऐसा लगता है यार वो ये कैथोड की तरफ करेगा, कोई तुक्का लगाएगा एनोड की तरफ करेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए वो क्या पूछना चाहता है आपसे क्वेश्चन में। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो किधर भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है इफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमीनो एसिड इज 6 देन द चार्ज ऑन द अमीनो एसिड एट pH 9। ऑब्वियसली अगर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 पर है और चार्ज ऑफ अमीनो एसिड pH 9 पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें चार्ज बताना है और pH 9 पे चेक करें तो वो होगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, रिएक्शंस अभी हमने एक स्लाइड में दी थी, सेम रिएक्शन है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज होगा। जैसे जैसे बेसिक कंडीशन होगी उसमें से जो H पॉजिटिव वो निकल जाएगा और वो नेगेटिवली चार्ज होल्ड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको वो चार बातें बता रहा है और पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंट बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी अमीनो एसिड होते हैं वो सिंपली अमीनो एसिड को ज्वाइन किए जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उसे हम प्राइमरी प्रोटीन्स कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इन अल्फा हेलिक्स हेलिकल बैकबोन इज हेल्ड टुगेदर बाय डैश बिटवीन द बैकबोन अमाइड्स ऑफ N+4 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपके पास चार ऑप्शन है, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो सिंपली इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो बैकबोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्फा हेलिक्स में वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये दूसरी स्लाइड में भी हमने डिस्कशन किया था। इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड का रोल प्ले करता है और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले
होता है। अगला है अल्फा हेलिक्स इज अ डैश विद 3.6 रेजिड्यूज ब्रैकेट में 5.4 एंगस्ट्रॉम पर टर्न। अल्फा हेलिक्स होता है राइट हैंडेड हेलिक्स। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। अल्फा हेलिक्स सिंपली एक राइट हैंडेड हेलिक्स होता है जिसमें 3.6 रेजिड्यूज होते हैं और 5.4 एंगस्ट्रॉम पर टर्न इसका लेंथ होता है। तो ये लेंथ भी आप याद कर लीजिएगा, एक अल्फा हेलिक्स में कितने रेजिड्यूज होते हैं 3.6 और उसकी लेंथ कितनी होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 और पिकोमीटर्स होता है 10⁻⁻12। सिमिलरली नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9। ये सब आपको यूनिट्स क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन पैरेलल बीटा शीट्स द हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रैंड्स रन इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पैरेलल बीटा शीट में ये सेम डायरेक्शन में रन करते हैं। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए हमने इसका पिक्चर जो है वो सामने डाल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बॉन्ड इज नॉट कॉमनली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है वैसे तो कि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका कोई रोल प्ले नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। रेफरेंस के लिए आपकी लाइनें नीचे एडिड है, एक बार देख लीजिएगा इन लाइनों में क्या लिखा है। जो मैंने वर्ड्स में आपको बताया है वही हमने यहाँ लिख दिया है ताकि आप इसे नोट डाउन कर पाएं। Which protein structure is highly stable? सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी और प्राइमरी। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे हाईली स्टेबल होता है। इस पिक्चर में आप देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सिंपली अमीनो एसिड्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अल्फा हेलिक्स थोड़ा सा राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड टाइप बनता है, तो उसे हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इसमें प्योर राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये और पजल्ड हो जाए तो उसको टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इससे कुछ और यूनिट्स प्रोटीन की जुड़ जाए तो उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केराटिन इज अ एग्जांपल ऑफ डैश प्रोटीन विच इज डैश इन वाटर। तो केराटिन से आपको याद होगा जो हमारे हेयर्स होते हैं वो केराटिन प्रोटीन होते हैं, तो इनसॉल्युबल होते हैं हेयर में, ये तो आपको पता है। तो इसमें दो आंसर यहाँ से बनते हैं, एक ये और एक ये। बी और डी तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से क्योंकि इनसॉल्युबल होते हैं, हमारे बाल पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब फाइब्रस होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं, तो ये फाइबर की फॉर्म में होते हैं, हमारे बाल फाइबर की तरह होते हैं, तो इसको हम फाइब्रस बोलते हैं। तो केराटिन क्या होता है, फाइब्रस होता है और इनसॉल्युबल होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आप ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन इज अ एग्जांपल ऑफ डैश प्रोटीन विच इज डैश इन वाटर। तो जो इंसुलिन होता है वो सबसे पहली बात ग्लोबुलर होता है और ये वाटर सॉल्युबल भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लोबुलर और वाटर सॉल्युबल। अगला क्वेश्चन है ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन व्हाट? ब्लड, एग्स, मिल्क और ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी में पाया जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो हीट, चार्ज, पीएच चेंज और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हीट, पीएच चेंज और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन तीनों से ही जो डीनेचर होता है वो प्रोटीन हो जाता है डीनेचर। तो जो केवल एक चार्ज है जिसकी वजह से डीनेचर नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कोगुलेशन ऑफ एग, कटिंग ऑफ मिल्क और सनबर्न। तो ये तीनों के तीनों ही एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ए चेंज इन पीएच लीड टू प्रोटीन डीनेचुरेशन? बिकॉज इट अल्टर द प्राइमरी अमीनो एसिड सीक्वेंस, अल्टर द electronegativity of an atom, changes the hydrogen bond formation between the various residues or all of the above। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंपली चेंज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन वेरियस रेजिड्यूज। ये रीजन होता है जिसकी वजह से पीएच जब हम चेंज करते हैं तो इसी में चेंज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से डीनेचर हो जाता है प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज प्रोटीन्स हैज बीन सक्सेसफुली रीनेचर्ड? हीमोग्लोबिन, आरएनए, सीरम, एल्बुमिन। तो ये तीनों के तीनों ही सक्सेसफुली रीनेचर होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है सिंगल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन डैश ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब मैं आपको बता दूं जो सिंगल टेस्ट है वो एन टर्मिनल के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी हमने दे दिया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये रिएक्शन है जिसमें
2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन यूज किया जाता है एज ए रिएजेंट, और ये पॉलीपेप्टाइड है और ये एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और ये हमें एग्जिट करने में हेल्प करता है एन टर्मिनल अमीनो एसिड की। तो इसका आंसर होगा एन टर्मिनल आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रिएजेंट वॉज यूज इन द टेस्ट ऑफ सेंगर्स एन टर्मिनल एनालिसिस। जस्ट ये क्वेश्चन हमारी लास्ट स्लाइड से रिलेटेड है। इसका आंसर है 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। रिएक्शन फिर से वही है। अगला क्वेश्चन है एडमंड डिग्रेडेशन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डैश रिएजेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट पेप्टाइड चेन। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, और ये एन टर्मिनल के लिए रोल प्ले करता है। ठीक है, एन टर्मिनल को सीक्वेंसिंग करने के लिए यूज किया जाता है फिनाइल। तो इसके दो ऑप्शन हो सकते थे क्योंकि फिनाइल आइसोथायोनेट है, तो एन और सी में आपको कंफ्यूजन है, तो ये एन टर्मिनल के यूज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिनाइल आइसोथायोसाइनेट एन टर्मिनल के लिए यूज होता है। ये स्ट्रक्चर है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का। अगला क्वेश्चन है सी टर्मिनल रेजिड्यूज कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द यूज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड। ठीक है, तो सी टर्मिनल रेजिड्यूज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक एंजाइम की मदद से, उसका नाम होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, अगर क्वेश्चन को घुमा के या थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि विच इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ सी टर्मिनल, तो इस भी इसका आंसर होगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अगला क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय फिशर मेथड, बर्गम मेथड और कर्टियस मेथड। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तीनों ही मेथड पॉलीपेप्टाइड्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स आर मेड ऑफ व्हाट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स। तो एंजाइम किससे बनाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। ये बनाए जाते हैं, आपको अब इतनी स्लाइड्स हमने डिस्कस कर ली है तो आपको होपफुली आप क्वेश्चन खुद कर पाओ। ऑप्शन बी प्रोटीन्स, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जो एंजाइम होते हैं वो सिंपली प्रोटीन्स ही होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स आर पॉलीमर ऑफ, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। एंजाइम्स आर पॉलीमर ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड से एंजाइम बनते हैं। आगे चलते हैं। An uncatalyzed reaction involved high activation energy, low activation energy, balanced activation energy और all of these। तो आपको पता होना चाहिए अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। तो अगर किसी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट नहीं है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिस स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू। Enzyme accelerate reaction by lowering the activation energy. Enzymes are proteins whose three-dimensional form is key to their function. Enzymes do not alter the overall change in free energy for a reaction or all of these। तो इसका आंसर होगा all of these। तो एंजाइम ये तीन काम एक साथ करता है, तो इसका आंसर होगा all of these। अगला क्वेश्चन है द जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग पीएच वैल्यू और इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू। तो हमने अपनी लास्ट की दो स्लाइड में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसी से इसका आंसर है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए एंजाइम यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। तो रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। आपके रेफरेंस के लिए आप ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है विच अमंग दैम इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एंजाइम, स्पेसिफिक प्रोटीन इन केमिस्ट्री कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंज्यूम इन रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एंजाइम्स कंज्यूम नहीं होते किसी रिएक्शन में, केवल कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। मींस ये जैसे एंजाइम किसी रिएक्शन में जाते हैं, वो रिएक्शन को करवाने के बाद एंजाइम एज इट इज एग्जिट करते हैं, इसीलिए उसे कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। और कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी यही है कि वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है एंजाइम एक्टिविटीज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, पीएच ऑफ सॉल्यूशन और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही कंडीशंस पे एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इज। अब जैसा कि आप जानते हो कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, और उसी टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में फीवर हो जाए या हमारी बॉडी का ब्लड जो बीपी है वो कम हो जाए, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो जितने भी एंजाइम हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो उसके ठीक से काम करने के लिए क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री
सेल्सियस। एग्जाम में आपसे इसे केल्विन में पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन जस्ट यूनिट को चेंज करना पड़ेगा आपको, जस्ट इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा अगर आपको केल्विन में आंसर दिया गया हो तो। अगला क्वेश्चन है, एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव, लो एक्टिव, मीडियम एक्टिव और इनएक्टिव। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि एंजाइम के फेवरेबल कंडीशंस, अगर टेम्परेचर उसके फेवरेबल कंडीशन में होगा तो एंजाइम ऑब्वियसली मोस्ट एक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिस एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम एज ए क्रिस्टल की फॉर्म में प्यूरिफाई किया गया था? तो उसका आंसर होता है यूरिएज। ठीक है, यूरिएज इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम कैटालाइजिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ एन एटम इज। तो इसका आंसर होता है आइसोमरेज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एंजाइम से रिलेटेड है। आप इन क्वेश्चंस को जरूर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम माइनस इट्स को एंजाइम नोन एज। तो देखिए, एंजाइम में से जब हम उसके को एंजाइम को हटा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक एंजाइम है, इसमें से अगर आप को एंजाइम को निकाल देंगे तो ये बन जाएगा एपो एंजाइम। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एक हेलो एंजाइम। अगला क्वेश्चन भी इसी से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड को एंजाइम। तो एपो एंजाइम और को एंजाइम को मिला दो तो क्या बनेगा? हेलो एंजाइम। ये क्वेश्चन भी लास्ट स्लाइड से ही है, इसका आंसर होगा हेलो एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, द को एंजाइम इज ऑफन ए मेटल, ऑलवेज ए प्रोटीन, ऑफन ए विटामिन, ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको बता दूं मैं कि जो को एंजाइम होते हैं वो जनरली विटामिन होते हैं। विटामिन सी को एंजाइम का रोल प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कौन से होते हैं? कोफैक्टर, एक्टिवेटर, कोएंजाइम। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दीज। विच अमंग दैम इज ए कोफैक्टर। इनमें से कौन सा कोफैक्टर है? इनऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये दोनों ही कोफैक्टर का रोल प्ले करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, ए मेटल आयन कोफैक्टर एक्ट्स एज लुईस एसिड, लुईस बेस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो मेटल आयन जो होता है वो बेसिकली लुईस एसिड की तरह रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर होगा लुईस एसिड। विच एक्ट्स एज एंजाइम इनहिबिटर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा है जो एंजाइम इनहिबिटर का काम करता है? तो यूरिया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, हीट और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही एंजाइम इनहिबिटर के लिए काम करते हैं। अगर ये तीनों एंजाइम से मिल जाएं तो वो उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट्स, ओनली कैटालिटिक साइट्स, ओनली साइट्स फॉर बाइंडिंग अदर मॉलिक्यूल और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइम की जो साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स, उसमें ओनली कैटालिटिक साइट होती है और ओनली साइट फॉर बाइंडिंग अदर मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट इज कॉल्ड व्हाट। यानी कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी कि एंजाइम को हटके कोई और चीज़ आके वहाँ पे अटैच हो जाए तो उसे बोलते हैं कॉम्पिटिशन हो जाता है उसका एंजाइम से, इसीलिए उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग दैम इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम। तो जो सक्सिनिक हाइड्रोजनेज बाय मेलोनिक एसिड है ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, बाकी जो है वो इसके एग्जाम्पल नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम में सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनिक एसिड इज इट्स आंसर, ऑप्शन ए। यहाँ पे आपके लिए रेफरेंस के लिए मैंने 4-5 लाइनें ऐड कर दी हैं, आप ये सारी लाइनें एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कॉसलैंड प्रपोज विच मॉडल, फ्लूइड मोजैक मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मॉडल। तो कॉसलैंड ने किसका मॉडल प्रपोज किया था? इंड्यूस फिट। इंड्यूस फिट में क्या होता है, मैं एक पिक्चर से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई एंजाइम है और ये कोई सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर कोई एक्टिव साइट है। तो
ये जो सबस्ट्रेट है इसके स्ट्रक्चर में और जो एंजाइम है उसके स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। मतलब आप देख सकते हैं इसका ये स्ट्रक्चर कैसा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन जैसे से ही दोनों पास आएंगे, जो एंजाइम और उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे से सबस्ट्रेट इसके पास आएगा, जैसा इसका स्ट्रक्चर है उसी के अपोजिट स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इंड्यूस होना। इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो कॉशलैंड ने दिया था। तो आज की स्लाइड में इतना ही। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए इस स्लाइड में। धन्यवाद आपका ये लेक्चर सुनने के लिए। आप सारे क्वेश्चंस को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपके एमसीक्यू जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने सभी 8 वीडियोस को ध्यान से देख लिया जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 85 to 90% मार्क्स आराम से आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।